दोस्तों, आज हम साल में पहला यह हमारा आयोजन है हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन। जैसा कि हम हर एक महीना 4 विधाओं पर अपनी प्रस्तुति देते थे, लेकिन लोगों की व्यस्तता देखकर और भी बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम अपनी कुछ नए कार्यक्रम भी आरंभ किए हैं। जैसे सिद्धेश्वर की डायरी, अलग-अलग विधाओं पर अलग-अलग चीज़ें हम अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम सक्रिय रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लोग सक्रिय उतनी हो ही जाए, तो ज़बरदस्ती किसी को सक्रिय किया भी नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी बदलाव लाते हुए हमने कोशिश किया कि महीना में शनिवार रविवार को हम गोष्ठी करें। फिर मुझे लगा कि शनिवार रविवार लगातार हो जाएगा तो भी और परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमने इस साल से निर्णय लिया है कि प्रत्येक महीना के अंतिम जो रविवार होगा वह लघु कथा सप्ताह लघु कथा सम्मेलन का होगा, और महीना का प्रथम जो सप्ताह होगा, सुधा पांडे जी भी जुड़ गई हैं, पहला सप्ताह जो होगा वो कविता पर केंद्रित होगा। बाकी बीच में जैसा आवश्यकता पड़े तो चित्रकला वगैरह हम करते रहेंगे। ये एक सूचना। उसके बाद अब हम आज के हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन की ओर लौटते हैं, और यह हमारे पहले की तरह ही है कि हम किसी एक रचनाकार को केंद्रित करके उनकी अध्यक्षता में यह हम आयोजन करते हैं, ताकि उनकी रचना धर्मिता तो सामने आए ही, साथ ही साथ जो भी रचनाकार इसमें लघु कथा पाठ करते हैं उनका एक संक्षिप्त मूल्यांकन हो सके। यह संभव तो नहीं है कि इतने कम समय में हम सबकी लोक कथा को विस्तार से चर्चा कर सके। सप्ताह भर तो हमारा यह पेज चलता ही है, जिसमें लोक कथाएं आते रहती हैं, उस पर लोग प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारा मंच अवसर साहित्य यात्रा पर हर सप्ताह किसी एक विधा पर ढेर सारी रचनाएं आ रही है। इस बार भी लोक कथाएं बहुत सारी आई है, और मुझे खुशी है कि कम से ऋचा वर्मा जी लगातार जुड़ी रही हैं और प्रभारी के रूप में, और एक चूँकि तर्पण अखबार के वो सह संपादिका भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो बहुत सारी बढ़ जाती है, हमारा आधा काम वो संभाल लेती हैं। तो इस नाते से भी यह हमारा सप्ताह बढ़िया चल रहा है, और हम इस बार से यह कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सप्ताह जो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं रहेगी वो भी अध्यक्ष और प्रभारी तय करेंगे कि कौन रचनाएं ज़्यादा बेहतर है, और उसको लेकर हम प्रत्येक 3 महीने पर एक पत्रिका निकालेंगे, अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका, और उसमें उन रचनाओं को हम अलग अलग विधाओं पर केंद्रित करके उसको प्रकाशित करेंगे, और उन फिर चारों विधाओं को लेकर हम एक पुस्तक का रूप देंगे 6 महीने पर। यह हमारी योजना है। अब हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज हमारे मंच पर हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन के मंच पर आज हमारे अध्यक्षता के रूप में हमारी आदरणीय और देश की प्रखर लेखिका शील कौशिक जी आज उपस्थित हैं हरियाणा से। हम सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं, और उनका स्नेह आत्मीयता प्रेम हमेशा आगे पीछे भी मिलती रही है, आज भी मिल रही है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी उनका स्नेह आत्मीयता इसी तरह बनी रहेगी। एक बहुत ही उनके बारे में विस्तार से क्या कहना, आप सब जानते हैं कि वो कितनी लघुकथा के लिए समर्पित व्यक्तित्व की हैं। आज से नहीं, जब हम लोग पटना में लघुकथा सम्मेलन करते थे उस समय से ही, जब पुष्करना जी थे, और आज भी वो पिछली बार आई थी। तो हम कुछ बात कहने पहले उनको उनका एक छोटी सी संक्षिप्त परिचय दे दें। बहुत अधिक बड़ी परिचय तो यहाँ दे पाएंगे। बहुत लोग जन्म तिथि अपना नहीं बतलाते, लेकिन उन्होंने स्पष्ट अपनी जन्म तिथि दी है 19/11/1957। तो यह देखिए कितनी निष्पक्षता रूप से वो सामने आती हैं। MSc LLB MHM होम्योपैथिक विद्यासागर भारत गौरव साहित्य बीच में फोन आ जाता ना है। भूषण बाल साहित्य विभूषण मानद उपाधियाँ उनको प्राप्त है। सेवानिवृत्त मलेरिया अधिकारी वो रह चुकी हैं। बहुत 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 अच्छी बात है, एक अच्छे पद से वो हमारे पास आई हैं, और सतत वो साहित्य सेवा कर रही हैं। उनकी कम से कम 66 मौलिक पुस्तकें, 46 संपादित पुस्तकें, नहीं मैं मौलिक 47 पुस्तकें, संपादित 9 पुस्तकें, और लेखिका के पुस्तकों के अनुवाद 5, और लेखिका का पुस्तक स्वयं 5, मैं कुल मिलाकर 66 पुस्तकें उनकी प्रकाशित है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी रचनाकार के लिए। अन्य गतिविधियाँ संस्थापक अध्यक्ष हरियाणा लेखिका मंच सिरसा की वो से वो जुड़ी हुई हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिसमें मैं पिछले साल गया भी था, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था, और वो समारोह वास्तव बहुत बेहतर करती हैं, हमने नज़दीक से देखा। माता महादेवी कौशिक बाल साहित्य संस्थान सिरसा हरियाणा से की संयोजिका हैं, और हरियाणा प्रादेशिक लोक कथा मंच सिरसा से भी जुड़ी हुई हैं। उन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा हरियाणा साहित्य रत्न
प्राप्त हो चुका है, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान उन्हें प्राप्त है और इस तरह कई संस्थानों से उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। हम ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व की धनी शील कौशिक जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद और आभार इसलिए प्रकट करते हैं कि वो आज हम सबके सामने वो मंच पर उपस्थित है। अब हम चलते हैं कि आज सबसे पहले प्रथम सत्र में हम प्रत्येक गोष्ठियों के से अलग होकर हम पहले अध्यक्ष की ही दो रचनाएं सुन लेते हैं, क्योंकि और फिर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर छोटे से परिचय देते हैं या उसी समीक्षा करते हैं। तो आज तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले मैं उनकी जो लोक कथाएँ हमें प्राप्त हुई थी उस पर मैं एक छोटी सी डायरी अपनी ओर से प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद मैं उनकी दो लोक कथाओं को सुनूंगा और उनकी लोक कथा पर आज हमारी प्रभारी ऋचा वर्मा जी संक्षिप्त में अपना विचार देंगे। दोस्तों, परंपरा के विरुद्ध, पहले हम जरा माइक को बीच में कर लें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि परंपरा के विरुद्ध सकारात्मक जिद शील कौशिक की लोक कथाओं का सामाजिक सरोकार है। इनकी जिद लोक कथा हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छी मुझे आज लोक कथा लगी। और भी कई लोगों ने, बल्कि राम कुमार घोटर या कोई थे संपादक, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि मैं इन लोक कथा को अपने संकलन में शामिल कर रहा हूँ। क्योंकि ये हमारी भी उपलब्धि है भाई कि हम अपने मंच पर उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी रचनाएँ लोग वहीं से सीधे उठा रहे हैं, अच्छी बात है। लघु कथा अपने सीमित कलेवर में व्यापक जीवन सत्य को अभिव्यक्त करने वाली सशक्त विधा है। कम शब्दों में गहरी संवेदना, तीखा व्यंग और सामाजिक यथार्थ को उकेरना ही उनकी मूल विशेषता है। लघु कथा न केवल समाज का आईना होती है, बल्कि कई बार जड़ होती परंपराओं और रूढ़ मान्यताओं के विरुद्ध एक सजग हस्तक्षेप भी करती है। आज की लोक कथाएं इस भूमिका को पूरी प्रतिबद्धता और सजगता के साथ निभा रही है। साहित्य सृजन मात्र परंपरा की दुहाई नहीं देता, बल्कि गलत और अमानवीय परंपराओं के विरुद्ध एक सशक्त हथियार के रूप में खड़ा होता है। इस दृष्टि से शील कौशिक की लोक कथा जिद अच्छी रचना है, बहुत ही अच्छी रचना है और वे उल्लेखनीय पर पड़ी है। सामान्यतः जिद को नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है, किंतु शील कौशिक ने अपनी इस लोक कथा में जिद को मानवीय और सकारात्मक संदर्भ प्रदान किया है। परंपरा के नाम पर अपने हठ बनाए रखने वाले लोग अक्सर अनजाने में ही दूसरों को रोजी रोटी पर प्रहार कर देते हैं। श्राद्ध के दिन निर्माण कार्य बंद रखने की रूढ़ परंपरा भी ऐसी ही एक जिद है जो गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारती है। लघु कथा का पात्र जब श्राद्ध के दिन भी अपने मकान का काम जारी रखने का निर्णय लेता है, तो वह परंपरा के विरुद्ध खड़ा होकर मानवीय पक्ष का समर्थन करता है। उसकी यह जिद गरीबों के लिए जीवनदायी साबित होती है। इस लघु कथा का प्राण तत्व उसके अंत में आए हैं, जो संवाद रूप में कि एक बात पूछूं बाबूजी, आपकी ऐसी भी क्या मजबूरी है, मेरी जिद ही समझो। जिद अच्छी है बाबूजी, काश ऐसी जिद ... यह संवाद लघु कथा को न केवल पूर्णता प्रदान करता है, बल्कि पाठक को सोचने के लिए विवश भी करता है। लगता है कि इस संवादात्मक अंत के साथ रचना अधिक प्रभावकारी और स्मरणीय बन जाती है। हमारे रूढ़िग्रस्त समाज में यह लघु कथा कई असहज किंतु आवश्यक प्रश्न छोड़ जाते हैं। इसी क्रम में शील कौशिक की लघु कथा पितृपक्ष में भी उल्लेखनीय है। यह रचना परंपरा को पूरी तरह नकारती नहीं, बल्कि उसे एक सकारात्मक और पर्यावरण संवेदनशील दिशा देने का आग्रह भी करती है। पितृपक्ष में अपने स्वर्गवासी पिता को अन्न जल अर्पित करने के स्थान पर एक पेड़ को पानी देना, यह विचार न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि गहरे अर्थों में जीवनदायी भी है। पेड़ के माध्यम से पितरों की आत्मा की तृप्ति की कल्पना करते हुए यह लघु कथा पर्यावरण संरक्षण का भी सशक्त संदेश दे जाती है। इस प्रकार शील कौशिक की इन लोक कथाओं को पढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि वे लघु कथा सृजन के प्रति बहुत ही गंभीर तो है ही, बल्कि सामाजिक चेतना को जागृत करने में प्रहरी की भूमिका भी निभा रही हैं। उनकी लोक कथाएं परंपरा के नाम पर चली आ रही गलत परंपराओं के विरुद्ध मानवीय मूल्यों और सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखती है। इस अर्थ में शील कौशिक की लोक कथाएं समाज की झकझोरने वाला, सोच बदलने वाला साहित्यिक हस्तक्षेप बनकर हमारे सामने आती है। ये हमारी उनकी दो लोक कथाओं को केंद्र में रखकर, भाई किसी भी हमारा भात चावल पका है कि नहीं, इसके लिए दो दाना ही देखकर हम लोग अंदाज लगा लेते हैं।
तो उनकी 2 लोक कथाओं को पढ़ के हमने जो समझा वो आपको अपनी डायरी के ऊपर हमने प्रस्तुत किया, बल्कि इसे मैंने आज ही लिखा। आज उनकी लोक कथा मिली तो मैं अब चाहूँगा कि अब इसके बाद मैं पहले इसलिए डायरी पढ़ देता हूँ कि उनकी रचनाएँ इसके समकक्ष कहाँ तक है, ये आप लोग भी निर्णय लेंगे, जो जितने दर्शक लोग हमारे मंच पर उपस्थित हैं। अब मैं चाहूँगा कि वे इन 2 लोक कथाओं को ही का पाठ ही यदि हमारे सामने करें तो बड़ी प्रसन्नता होगी, और इस पर सच्ची टिप्पणी हमारी प्रभारी भी देंगी। और इसके आरंभ अध्यक्ष जी करते हुए 2 शब्द लोक कथा के बारे में भी वे व्यक्त करें। शील कौशिक। हेलो हेलो फेसबुक के बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लेंगे। सिद्धेश्वर जी जी हाँ अनम्यूट है। हेलो फेसबुक के संयोजक आदरणीय सिद्धेश्वर जी और ऋचा वर्मा जी, जिनको मैं जानती हूँ, शेख शहजाद जी, सपना जी, अनीता जी, निर्मला जी, जिनको मैं देख पा रही हूँ, और भी लोग बहुत से जुड़े हुए हैं। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम अपना रचना पाठ करती हूँ मैं, ठीक है ना? तो जब समीक्षा करूंगी तब मैं लघु कथा हाँ, ठीक है जी, स्वागत है आपका। हाँ, अभी मैं अपना लघु कथा की पाठ कर रही हूँ। तो मेरी पहली लघु कथा है, उसका शीर्षक है जिद अच्छी है। बाबूजी, 15 दिनों की ही तो बात है, अभी रुक जाओ। श्राद्ध पक्ष में नए भवन की शुरुआत करना ठीक नहीं। क्यों ठेकेदार भाई, श्राद्ध पक्ष तो बीती पीढ़ी को गौरव देने व पुनः स्मरण करने के दिन हैं। ये अशुभ कैसे हो सकते हैं? हमारे बड़े हमारा अहित कैसे होने दे सकते हैं? तो आशीर्वाद ही देंगे, हमारी खुशी में खुशी होंगे ना। आपकी इच्छा है बाबूजी, मैंने तो आज तक श्राद्ध पक्ष में कभी कोई नया मकान शुरू नहीं किया और न ही लोग करवाते हैं। सोच लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम काम शुरू करना नहीं चाहते तो मैं किसी और से बात करूं? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत करना। हम काम करने को तैयार हैं। एक साथ कई मजदूरों के भूखे पेट और दीन चेहरे उनकी आंखों के समक्ष आ खड़े हुए। बस पूछो बाबूजी, आपकी ऐसी भी क्या मजबूरी है? अभी ऑनलाइन में हूँ, बाद में बात मेरी करूंगा। जिद ही समझो। जिद अच्छी है बाबूजी, काश ऐसी जिद डैश डैश डैश। श्राद्धों में अपने साथ साथ कई मजदूरों की रोजी रोटी सुनिश्चित देख ठेकेदार ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। वाह, बहुत बढ़िया, ये मेरी पहली लघु बहुत कथा अच्छी है जी। दूसरी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है पितृ तर्पण। पितृ पक्ष चल रहे थे। रमा के पिताजी यानी उनके ससुर जी का श्राद्ध था। सुबह सैर पर जाते हुए रमा ने रमेश को कहा, पिताजी को बूंदी का रायता और आलू गोभी की फ्राइड सब्जी बहुत पसंद थी। ये तो मैं जरूर बनाऊंगी। पिताजी की बहुत सारी खट्टी मीठी बातें याद करते हुए वे चले जा रहे थे। पिताजी का यह सपना था, ये सपने पूरे करने हैं। उनके सपने पूरे करने हैं मुझे। उनसे जुड़े रहने और आशीर्वाद पाने का यही तो एक तरीका है। तभी एक पेड़ की झुकी डाल ने उनके सिर को छुआ। अनायास ही वह पेड़ के तने के निचले हिस्से को छूने के लिए झुक गई। उसे ऐसा लगा मानो वह श्रद्धान्वित पिताजी के चरणों में झुकी हो। अरे, यहाँ तो बहुत सारे वृक्ष हैं, बिना देखभाल के कितने रूखे और रुष्ट मालूम दे रहे हैं। मैं अब नित्य प्रति पितृ तर्पण के साथ साथ इन पेड़ों में भी जल अर्पण किया करूंगी। अब उसकी दृष्टि फिर से पेड़ की ओर गई। पेड़ खुशी से झूम रहा था
और उसे भी तृप्ति का एहसास हो रहा था। ये मेरी दूसरी लघु कथा समाप्त हुई। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। सिर्फ अब मैं चाहूँगा कि ऋचा वर्मा जी हमारी प्रभारी भी हैं और लोक कथा के क्षेत्र में वो समीक्षा के भी काम कर रही हैं। कई पुस्तकों को उन्होंने समीक्षा भी किया है। लोक कथा तो लिखती ही हैं। पहले ऋचा वर्मा जी आप जरा बीचों बीच आ जाइए। आपका चेहरा थोड़ा कट रहा है नीचे से। थोड़ा बीचों बीच आ जाइए। हाँ, बस ठीक है। मैं उनसे चाहूँगा कि श्री कौशिक जी की लोक कथा पर तो हमने समीक्षा दे ही दिया है। आप भी अपनी ओर से संक्षिप्त में समीक्षा दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। शील कौशिक मैम की लघु कथा पर समीक्षा देने की औकात मेरी अरे तो नहीं। नहीं है। और मैं वैसे भी मैं एक पाठक के स्तर से ही बोलूंगी। तकनीक पर दोनों लघु कथाएं पितृपक्ष के संदर्भ में लिखी गई हैं और एक पाठक के दृष्टिकोण से कि लघु कथा तो इसमें जो हमारी पुरातन परंपरा है तो उसको एक नया अर्थ दे रही है, उसको नए संदर्भों से जोड़ रही है। कभी भी कोई नियम बनता है तो वो अपनी समकालीन किसी व्यवस्था को देखकर बनाया जाता है। तो इन्होंने इसको एक आधुनिक, क्योंकि पितृपक्ष श्राद्ध के विषय में बहुत सारी साहित्य रचे जा रहे हैं जिसमें श्राद्ध में भोज पर लोग उंगली उठाते हैं। तो किसी समय में उसका मतलब वो प्रासंगिक रही होगी, वो जो रिवाज हम लोगों की है, रीति रिवाज। दोनों ही लोगों कथाएं मुझे मतलब अच्छी है। जिद श्राद्ध पक्ष में कुछ नया काम नहीं होता है, लेकिन सही बात है जो हमारे पुरखे हैं वो तो हमें आशीर्वाद ही देते हैं। और अगर श्राद्ध पक्ष के वजह से कोई मजदूर भूखो रहता है, उसके परिवार में अन्न की कमी होती है, तो ये बहुत ही एक अनदेखा कोना को इन्होंने उजागर किया है। पहले तो श्राद्ध में खिलाने में होता था कि व्यय होता है, और इन्होंने एक वो भी अनदेखा है, तो वो उस मान्यता को भी तोड़ने की जरूरत है। दूसरी जो लोक कथा है वो भी किसी को समझाने के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है कि वृक्ष के जड़ों को हम पानी देते हैं, सींचते हैं, जल जीवन होता है। और शायद जल और भोजन ये सब का नियम भी यही होगा कि कौवे खाते हैं, मतलब पशु पक्षी को भी भोजन देना चाहिए, पेड़ों को भी जल और जो जरूरत है उसकी। दोनों लघु कथा मैं एक पाठक की नजर से कि पढ़ने में भी सुनने में भी रोचक लगी, और लघु कथा के अनुसार उसका आकार भी सही रहा, शब्द संयोजन भी अच्छा था, और इन्होंने दोनों लघु कथाएं अच्छा संदेश दे रही हैं और समय के साथ अपनी अवधारणाएं बदलने के लिए अग्रसर है। मैं तो अभी इतना ही कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे लगता है कि जो समीक्षक के अपने विचार देते हैं उनसे कहीं ज़्यादा मायने रखता है कि हम एक पाठ के रूप में किसी रचना के बारे में सोचे समझे। तो मुझे लगता है क्योंकि अंततः कोई भी सृजन होता है वो पाठकों के लिए ही होता है, सिर्फ समीक्षकों आलोचक को तो होता नहीं है। समीक्षक आलोचक में तो वाद विवाद करके एक हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, अलग बात है। लेकिन कोई भी रचना पाठक के कितने करीब है यह पाठक ही बतला सकता है। तो आपके पाठकीय प्रतिक्रिया भी बहुत ही मायने रखता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऋचा वर्मा जी कि आप बहुत ही सटीक समीक्षा या प्रतिक्रिया आपने दिया। और अब इसके बाद किसी की आवाज़ आ रही है, कोई अपना माइक को जरा म्यूट कर लीजिएगा। जिसकी आवाज़ जिनका खोला हुआ हो वो अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, और अब जब जिनको आवाज़ देंगे वो ही अपना रचना का पाठ करेंगे। मुझे लगता है प्रत्येक रचना के बाद संक्षिप्त टिप्पणी देना ज़्यादा बेहतर समझेंगी हमारी अध्यक्ष महोदय, या एक साथ अंत में बोलेंगी, या उन पर छोड़ता हूँ, हमें पहले बतला दें। जी, आवाज़ नहीं आ रही है माइक। हाँ, मैं एक साथ ही दे दूंगी मैं, कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत सबका अपनी अपनी सुविधा होती है। हाँ, लघु कथा पाठ करवाइए शुरू। ठीक है, तो मैं जैसे मेरे पास नाम प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार से लोग जुड़े हैं उन लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, और उनसे निवेदन है कि अपनी एक चुनी हुई लघु कथाएं, बल्कि जो यदि अवसर साहित्य पाठशाला में भेजे हों वो लघु कथा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं यह खुला मंच है और कोई बाध्यता नहीं, फिर भी आप अपनी एक लघु कथा का पाठ कीजिए और अंत में हमारी अध्यक्ष महोदय उन सारी लघु कथाओं पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देंगी। सहमत होना अलग बात है, लेकिन उनकी टिप्पणी का भी एक अलग महत्व होता है। इसलिए आप लोग लघु कथाओं को पाठ करके
और अंत में उनकी समीक्षा अवश्य सुनेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। सबसे पहले आज शेख शहजाद जी जुड़े थे जो गज़ल कविता तो लिख ही रहे हैं, लघु कथाओं के सृजन की ओर भी वो मुड़े हैं। और इस मंच के माध्यम से नए पुराने कई लोग हमारे सामने आते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कविता गज़ल लिख रहे हैं लेकिन लघु कथा सृजन में भी हाथ आजमा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करता हूँ शेख शहजाद जी को कि कृपया आप सामने आएँ और अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैंने आपको चैट में सूचित किया है कि मैं दर्शक और श्रोता के रूप में ही उपस्थित हूँ। मैं अभी लघु कथा लेकर नहीं आ पाया हूँ, क्षमा कीजिएगा। अच्छा, ये यदि होता तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि मंच पे कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बहुत चुन कर सुनते हैं कि वही रचना सामने हो। यहाँ पर पढ़ने से ये होता है ना कि यह पता चल जाता है कि उसमें यदि कुछ कमियां तो सामने पता चल जाता, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि आपके पास है कोई भी रचना पढ़िए, कोई भी रचना पढ़ सकते हैं। शहजाद जी आप तो लिखते हैं, लघु कथाएं पढ़िए आप, कोई भी हाँ, कोई रचना संकोच करने पढ़िए। की कोई बात नहीं है। यहाँ ये तो सीखने सिखाने का मंच है, हम भी सीख रहे हैं। आप लोगों से आप लोग कुछ सीख पाए, अच्छी बात है ये तो। जी जी। अभी मुझे दूसरे मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, निकालना पड़ेगी थोड़ी। अच्छा ठीक है, चलो तो इतने अगले फिर को हम आपको आमंत्रित बुला कर ले, लेते तब हैं, तक बाद में पढ़ आप लीजिएगा। हाँ तब तक आप जुटा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर हम अगले हमारे निर्मला कर्ण जी, ये कविता गजल कविता सब कुछ में आजमाइश करी, कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है। और यहाँ पर तो आज लघु कथा सम्मेलन है, तो लगभग हमारे हर कार्यक्रम में वो शामिल होती हैं। तो यह अच्छी बात है। उनकी सक्रियता देखकर हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखना शुरू की हूँ। लघु कथा तो शुरुआत की थी आपसे ही सीखने की। धन्यवाद। ये भी हाल में लिखी हुई, इसलिए तो पूरी प्रतिक्रिया चाहूंगी, समीक्षा भी चाहूंगी। जहाँ देंगे। कमी है वो भी अवश्य बताएं। बस आप बैठेगा। आज बहुत अच्छी अध्यक्ष महोदय बैठी हुई हैं, सटीक समीक्षा देंगे, विचार देंगे। और ये मैं मंच पे भी पोस्ट की थी यही लघु कथा, तो उसी को मैं सुना रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है आशाओं के दीप। शीर्षक सही है या नहीं यह भी बताइएगा कृपया बाद में। सुधीर ने सुगंधा के हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा, प्रथम रात्रि में दुल्हन को उपहार दिया जाता है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा आपको क्या उपहार दूं, इसलिए फैसला आपकी पसंद पर छोड़ दिया है। आपको जो पसंद हो कहिए, उपहार में आपको मैं वही दूंगा। सुगंधा और सुधीर के मिलन की प्रथम रात्रि थी। सुगंधा जहां नए परिवेश के कारण थोड़ी चिंतित और सहमी हुई थी, वहीं सुधीर उसे पूरी तरह से आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था, तरह तरह की बातें करके। उसकी बातों से धीरे धीरे सुगंधा भी सामान्य होती जा रही थी। उसी क्रम में अब उसने उपहार की बात छेड़ दी, परंतु उपहार की बात सुनकर वह चौंक गई। घबराते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो रिवाज है। प्रथम रात्रि में पति के द्वारा पत्नी को उपहार दिया जाता है, परंतु मैं तो आपको कोई उपहार नहीं दे रही। कैसे नहीं दे रही? आपने तो अपने को ही उपहार में दे दिया। अपना पूरा परिवार छोड़कर आप यहाँ आ गई हैं, इससे बड़ा उपहार और क्या होगा भला? यह भी तो रिवाज है, दुल्हन विदा होकर ससुराल जाती है। हाँ, तो आपने अपने रिवाज को निभाया, तो अब मुझे भी तो अपने कर्तव्य और रिवाज को निभाना है। आप बताइए, आप क्या लेना चाहेंगे उपहार में? क्या आप सच में कुछ देना चाहते हैं? मैं अभी पूरी गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूँ। यदि आप मेरी हैसियत के अनुसार मांग करेंगी तो अवश्य दूंगा। बचपन से मेरी इच्छा रही है शिक्षक बनने की। विवाह के कारण मेरी शिक्षा रह गई है। क्या आप मुझे कॉलेज जाकर पढ़ने देंगे? मैं पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। बस इतनी सी बात। आपकी जितनी इच्छा हो पढ़ाई कर लीजिएगा। क्या सचमुच? सुधीर ने अपनी एक उंगली से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, विश्वास कीजिए, आपकी यह इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। सुनंदा के शर्मीले कजराने नैनों में आशाओं के दीप झिलमिला उठे। वाह, बहुत खूब। अब समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए आपको तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे अध्यक्ष महोदय
अंत में कहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सभी की रचनाओं को सुनकर उनको याद रख के फिर बाद में बोलना, ये छोटी सी बात नहीं है। देखो नोट भी कर रही हैं और कुछ समझ रहे और सही बात है, बहुत बड़ा बहुत ये कठिन गुण काम है। है। तो हम तो आज बहुत दिन बाद इस तरह की मैंने देख रहे हैं, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं बस रचना पढ़ते जाए, उस पर हम 2 मिनट बोलते जाएंगे। तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद देता अच्छा महोदय। और कुछ रचनाकार लोग इसलिए अपनी रचना के बारे में सुनने के लिए बैठे भी रहते हैं और तुरंत दे देने के बाद पता चलता है कि वो फिर बीच में चले गए। तो ये भी अच्छी बात है कि किसी ने अंत में समझात्मक नहीं, टिप्पणी के लिए ये अच्छी आदत है किया। ताकि सभी लोग जी। रुककर सभी की रचना सुनेंगे। हाँ, जो नहीं सुनना ये चाहेंगे तो उसकी बहुत बात अलग अच्छा है। है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये हर अध्यक्ष के बूते की बात नहीं है, इसीलिए हम अलग से धन्यवाद दे रहे हैं श्री कौशिक जी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। खुद स्वयं मैं नहीं कर सकता तो मैं उनको और लोग क्या कहें, लेकिन ये किसी किसी में गुण होता है और बहुत दिन से मंच चला रही है, लोक कथा सम्मेलन चला रही है, इसीलिए शील जी में यह गुण मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनीता पंडा जी की ओर, जो कविता तो लिखी रही है, लोक कथा भी उन्होंने काफ़ी लिखा है और बहुत दूर से अस्वस्थ होते हुए भी वो साहित्य में सक्रिय इसलिए होना चाहती है ताकि वो अस्वस्थता को थोड़ी देर के लिए भूल सके। बहुत बड़ी बात है और साहित्य का ये मूल उद्देश्य भी है। वरना बहुत सारे तो लोग कहते हैं कि हमारी तो तबीयत खराब है तो मैं नहीं आ सकी, मैं नहीं उपस्थित हो सकी, नहीं जुड़ सकी, ये अलग बात है। लेकिन उनकी समय इसलिए करते, वो अपने दुख को भुलाने के लिए साहित्य सृजन करती है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ उनकी साहित्य प्रेम के प्रति नमन करते हुए। अनीता जी। सादर प्रणाम सर। मुझे इतने स्नेह से बुलाने के लिए समृद्ध मंच को मेरा नमन और यहाँ पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा अभिनंदन। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सपनों का वेतन और यही लघु कथा मैंने पोस्ट की थी, मैं पढ़ रही हूँ इसे। क्या हुआ, हार मान गए? आज सही है ना? शीर्षक दोबारा बताएंगे? सपनों का वेतन। वेतन, ओके। क्या हुआ, हार मान गए? आज फिर कुछ नहीं लिखा? कनू ने चाय की प्याली बढ़ाते हुए पूछा। लेखक हरिओम ने शांति से उत्तर दिया, लिखा तो बहुत है कनू, बस वो कागज कहीं खो गया है। तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ गया? कनू की आवाज में शिकायत कम और चिंता अधिक थी। चिंता मत करो, देखो लिख तो रहा हूं। राशन की सूची में, बच्चों की फीस में, किराए की रसीद में। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। कनू चुप रही, फिर थोड़ी देर बाद बोली, कभी तो प्रकाशित पुस्तकों की रॉयल्टी मिलेगी। हाँ, शायद मेरी मृत्यु के बाद। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हौसला रखो। कनू, सपनों का वेतन मिलने में बहुत विलंब होता है। अब मैं संवेदनशील नहीं, जिम्मेदार बन गया हूं। वह हंसा, उसकी हंसी में थकान थी। धन्यवाद। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपकी इस लोक कथा सृजन के लिए। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और स्वयं इस कार्यक्रम और हमारे पूरे लोक कथा सप्ताह की जो प्रभारी रही हैं ऋचा वर्मा जी, उनके बारे में विशेष परिचय क्या देना है, आप सभी लोग जान ही रहे हैं। उनकी लोक कथा की पुस्तक भी हाल में आई है और क्षितिज से पुरस्कृत भी हुई है। तो लोक कथा के क्षेत्र में वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। हम ऋचा वर्मा जी से चाहें कि अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। एक बात और मैं बतला दूं, अभी फिर आवाज आ रही, कोई माइक को तो पहले बंद कर लीजिए। सर मेरे ना वो ओ आपका, सरस्वती पूजा का अच्छा कोई बात है, कोई बात है। मुझे लगा कोई दूसरे जगह से, तो आपको तो माइक खोलना ही पड़ेगा। एक सूचना आपको दे दे, अभी हम लोग यहाँ पर भले कम नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कम आदमी चाहिए भी था ताकि 1 घंटा के अंदर हम अपना कार्यक्रम को ख़त्म कर ले,
लेकिन आपको ये खुशी की बात है कि हमारा यह कार्यक्रम लाइव हो रहा है अवसर साय धार्मिक पत्रिका फेसबुक पर, और वहाँ हमारे कई लोग, अच्छे लोग, कई लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें सुनील कुमार उपाध्याय हैं, राजेंद्र राज हैं, गीता चौबे गुंज हैं, रीता तिवारी हैं, अपूर्व कुमार हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग के कार्यक्रम को देख के वो नोटिस दे, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो यह हम लोग के लिए अलग विशेष की बात है। यह कार्यक्रम यूट्यूब में तो जाएगा ही, लेकिन मैं इसे फेसबुक में लाइव कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ ऋचा वर्मा जी को। जी, सभी को फिर से मैं नमस्कार करती हूँ, मंच को नमस्कार, शील कौशिक मैम को भी स्पेशल नमस्कार। आई आज बहुत दिनों के बाद, और हम सभी सखी सहेलियों बहनों को, क्योंकि आज बहनें ही है ज्यादा शरीर तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है ताम झाम। बसंत की पीली धूप में शतक पार कर चुकी दादी आरामदायक सोफे पर बैठकर हल्दी की रस्में देख रही थी। तभी घर के मुखिया दादी का खाना लेकर आए। कहिए दादी, कैसा लगा सब कुछ? उन्होंने बहुत आत्मीयता से पूछा। ठीक ही था, अब नया जमाना आ गया है, दादी ने अन्यमनस्क भाव से कहा। मानो कहना चाह रही हो कि हल्दी रस्म का असली अर्थ तो वह होता है कि 5 सुहागन मिलकर हल्दी कूटे, पंडित जी पहली हल्दी वर या वधू को लगाए और फिर रिश्तेदारों के बीच आपसी हुड़दंग हो। इतना तामझाम तो नहीं। अच्छा दादी, आज तो आप परिवार के बहुत लोगों से भी मिली। मुखिया ने देखा था कि कई लोग दादी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। यहाँ आए तो थी सबसे मिलने के लिए ही, सब पास आए भी, लेकिन न जाने कैसी कैसी भाव भंगिमाएं बनाकर मेरे साथ वह क्या कहते हैं, हाँ सेल्फी ली, और फिर मेरे घुटने छूकर भाग गए। किसी ने किसी से परिचय तक नहीं करवाया। दादी के चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई और उनकी आंखें थोड़ी पनीली होकर सिकुड़ते हुए और छोटी हो गई। परिवार के मुखिया भी उलझन में पड़ गए। तभी होने वाली दुल्हन रश्मि अपने सभी भाई बहनों के साथ दादी के पास पहुंच गई। अब दादी के साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए, रश्मि ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ बिल्कुल, सम्मिलित स्वर में औरों ने उल्लासपूर्वक सहमति व्यक्त की। फोटोग्राफर कैमरा लेकर तैयार था। हल्दी से सराबोर रश्मि दादी के साथ लिपट कर बैठ गई। कुछ वसंत की पीली धूप का असर था, कुछ रश्मि की हल्दी के रंग का। श्वेत वसना दादी भी वासंती दिख रही थी। उनकी पनीली उदास आंखों में अब खुशियों की चमक थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋचा वर्मा जी। अब अपना माइक को बंद म्यूट कर लीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी लोककथा पाठ करने के लिए। अब मैं 2-3 ही लोककथाकार और बचे हुए हैं, हम लोग को सुन लेते हैं बारी बारी से। और इसके बाद पुष्पा पांडे जी हैं, जो लगातार वो भी सक्रिय रही हमारे मंच पर। उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपना चेहरा ऊपर कर लीजिए पुष्पा पांडे जी। हाँ ठीक है, क्योंकि आपका वीडियो भी तैयार हो रहा है ना, लोग यूट्यूब में आपको देख सके ठीक से। ठीक है, पढ़िए अपनी, आप अपनी एक लोककथा। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मंच को नमन करती हूँ और सील जी को नमस्कार करती हूँ। बाकी सभी उपस्थित साहित्यकारों को हार्दिक वंदन अभिनंदन है। मेरी कहानी का शीर्षक है कीचड़ में कमल। कहानी नहीं बोलिए, पहली नंबर कट जाएगा, लघु कथा बोलिए। जी सर, लघु कथा कीचड़ में। सुबह की घटना अभी भी मेरे दिमाग में मथ रही थी। उस कचरा चुनने वाली बच्ची की आंखें मानो मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हो। कचरा चुनते चुनते उसे एक फटी किताब मिली जो बाल पत्रिका थी। वह उसका पन्ना पलटने लगी। उसी समय उसकी माँ ने आकर उसे डांटते फटकारते थप्पड़ लगा दिया। यहाँ बैठकर किताब पढ़ रही, दूसरे आकर सब चुन ले गए कचरा। गोरी चिट्टी हिरनी सी आंखों वाली वह बच्ची रोती हुई मेरी तरफ देख रही थी। उस समय मैं मूक दर्शक बनी रही और घर वापस आ गई, लेकिन वह दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने तैर रहा है। एक निर्णय लेती हुई मैंने पति से कहा, एक बात कहूँ, सोच कर जवाब दीजिएगा। क्या बात है भाई?
मैंने सुबह की सारी घटना बताते हुए कहा, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हैं। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों ना हम लोग उस बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठाएं। अरे वो लोग क्यों पढ़ाएंगे? वो बच्ची उनकी आमदनी में मदद करती है। पहले पेट भरना है, उन्हें तो बच्चों से आमदनी चाहिए। इसका भी कोई समाधान ढूंढ लेंगे। जितना बच्ची कचरा चुनकर कमा लेती है उतना हम दे देंगे। आजकल सरकार लड़कियों की पढ़ाई पर कितना खर्च करती है। वह कीचड़ में कमल है। कोशिश करके देख लो। धन्यवाद। मेरी लघु कथा यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुष्पा पांडे जी। और अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसे रचनाकार की ओर, कभी कभी आते लिए बड़ी सक्रिय रूप में आती है। उनको तो हम कहते हैं आप हमेशा, ये पता नहीं कितनी व्यस्तता रहती है। व्यस्तता में समय निकाल के आना बड़ी जरूरी है भाई, आप लोग जैसे रचनाकारों को। अब आप गीत गजल तो बहुत बढ़िया लिखती हैं, लोक कथा में भी आप अपनी अलग पहचान बना रही हैं। हमारा आशा है सपना चंद्रा जी से कि आप कृपया आइए और अपनी एक लोक कथा का पाठ कीजिए और इसी प्रकार अपनी सक्रियता हमारे मंच पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय शील कौशिक मैम को भी प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। बसंतोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी लघु कथा का शीर्षक है उपदेश। सुंदर और सुसज्जित मंच पर विराजमान बाबा अपने सामने बैठे भक्तों से भक्ति से जुड़ने का मार्ग बता रहे थे। बाबा, भक्तों, ईश्वर को पाना चाहते हो तो मोह, माया, स्वार्थ, झूठ, कपट से हमेशा दूर रहो। भक्ति का मार्ग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। विलासिता पूर्ण जीवन ईश्वर से दूर कर देता है, इसलिए जरूरी है कि तुम मन को अपने वश में रखो। भक्त, बाबा जी, ये जितनी चीजें आपने बताई हैं, उससे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन लग रहा है। कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी फिर? बाबा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हर कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। यह दुनिया माया का जाल है जिसमें हम सभी उलझे हैं। भक्त, बाबा जी, क्या आप भी? बाबा, मूर्ख, मुझसे सवाल करता है। भक्त, आपका और मेरा ईश्वर अलग तो नहीं? धन्यवाद। वाह, क्या बात है, बहुत खूब सपना चंद्रा जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और ये शेख जी आ गए हैं क्या? तैयार है कि नहीं अभी शेख शहजाद जी? हाँ, चलिए चलिए आपको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद हम अगले रचनाकार सुधा पांडे जी को आमंत्रित करेंगे। तो शेख शहजाद जी, आप कृपया अपनी रचना बेझिझक पढ़िए। कभी नहीं घबराना चाहिए कि हमारी रचना का क्या होगा, क्या कि रचना तो हम लोग यहाँ 10-12 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन जब प्रकाशित होती है तो हजारों लाखों पाठकों के पास चली जाती है। इसलिए लेखक को तो एकदम हर तरह से तैयार रहना चाहिए अपने। आपसे आमंत्रित है, आप अपनी एक लोक कथा के साथ। आदरणीय मंच संचालक महोदय, सिद्धेश्वर जी और अध्यक्ष महोदया आदरणीय शील कौशिक जी और सभी मंचासीन सदस्यगण, आप सभी के समक्ष अवसर को प्राप्त करते हुए ये स्वरचित लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। सादर अवलोकनार्थ और समीक्षार्थ। शीर्षक है मिथ्या अति विश्वास। आप लोग मुझ पर क्यों बरस रहे हैं? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। अखबार और किताबें ही नहीं पढ़ता, इंटरनेट तक खगाल डालता हूँ। रूपेश के ये शब्द सुनकर पड़ोसी शर्मा जी ने उसे समझाया, अच्छी बात है, लेकिन जो तुमने किया उसे सही नहीं कह सकते। क्या जरूरत थी अपने मन से दवाओं में कटौती करने की और दवाएं खुद ही बदलने की? आखिर तुमने अपने पिताश्री को इतनी कम उम्र में इतनी सीरियस कंडीशन में पहुंचा ही दिया ना। साइड इफेक्ट्स के बारे में अपने डॉक्टर से बात तो करते। इंटरनेट पर तो जाने क्या क्या दिया रहता है। अंकल, अब आप भाषण तो मत दो, यहाँ पर हमारा मामला है, हम निपट लेंगे। डॉक्टर्स तक मानते हैं मेरी नॉलेज को।
एक तो मुझे डॉक्टर ही समझता है, क्या जरूरत है मुझे उनके यहाँ बार बार चक्कर लगाने की। सालों ने तो बिजनेस बना रखा है। रचना समाप्त हुई। सुनने के लिए आप सभी बहुत को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बताइए, आपको खींच के लाते हैं, एकदम स्वयं आया कीजिए आप लोग, कोई एकदम मेरा खुला मंच है और किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुधा पांडे जी को। अपनी एक रचना के साथ सुधा पांडे जी भी कविता गीत सब कुछ लिखती रही हैं और वो लोक कथा की ओर भी अग्रसर हैं। मैं उससे चाहता हूँ कि अपनी एक लोक कथा का पाठ करें। मंच को नमन करती हूँ। मंच संचालन करते हुए सिद्धि सर जी को भी मेरा सादर नमन है और अध्यक्षा जी को मेरा नमन है। मैं अपनी लघु कथा आप लोगों के सामने रखती हूँ। मेरी लघु कथा लोकोक्ति पर आधारित है। आ बैल मुझे मार। कभी कभी अपने ही खेत में हम फंस जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी गले का फंदा बन जाता है। शरद बाबू अपनी पत्नी के ट्रेनिंग के काम के लिए रमेश बाबू से मिलने आए। पहले तो कहा कि आसपास में अगर कोई किराए का घर है मिल जाए तो ले लें, क्योंकि रूपा की 3 महीने की ट्रेनिंग है। शरद बाबू पहले तो आसपास में घर ढूंढने लगे, कोई घर मिला नहीं। रमेश बाबू से कहा घर तो नहीं मिला, फिर अगर मिला भी तो काफी महंगा था। रमेश बाबू ने कहा मेरा घर छोटा है, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो रह सकते हैं। शरद बाबू खुश हो गए, लगता है यही सुनना चाहते थे। कहने को कह दिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शरद जी की पत्नी रहेगी। पता चला इनके बच्चे छोटे हैं, तो 2 बच्चों के साथ एक नैनी भी साथ में आई है। अब तो रमेश बाबू बाहर सोते और लगता शरद बाबू का ही घर है। नौकर तथा शरद बाबू सभी 3 महीने आराम से रहे, पैसे भी बचाए और मस्ती भी किए। रमेश बाबू की पत्नी खाना बनाती, खिलाती और अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में रहती थी। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। अपनापन भी उतना ही दिखाएं जितना कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। आज महिलाओं की संख्या अधिक रही और पुरुष में हम लोग 2 ही लोग हैं। बावजूद यह गोष्ठी समृद्ध इसलिए मानते हैं कि इसमें कई अच्छे अच्छे रचनाकार उपस्थित हुए हैं और अध्यक्षता शील जी के हाथ में है। तो अब हम अध्यक्ष भूमिका की ओर बढ़े। इतने रचनाकार आते तो अच्छा रहता है, कम से कम हर लोग एक दूसरे को सुन लेते हैं और समय भी अधिक नहीं होता। लेकिन हमारे सोशल मीडिया में भी काफ़ी कई लोग जुड़ गए हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि हम लोग 2 दर्जन लोग जुड़े हुए हैं और इसका लाभ उठाते हुए हम तो समीक्षा पर हम अपनी गोष्ठी में कभी अपनी रचना पढ़ते नहीं है जल्दी। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि यदि अध्यक्ष की अनुमति हो, मैं एक छोटी सी लघु कथा मैं भी पढ़ दूँ। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल हाथ के लिखी मेरे सामने, जो मैं संवरण नहीं कर पाया सब शील हाँ जी जी। की अध्यक्षता में, और जो मेरे सामने आ गया है हाँ क्योंकि दूसरे मोबाइल में उठा नहीं पाया हूँ, बोलिए। वो एक हाल में लोक कथा जी। लिखा हूँ। उसका शीर्षक है दिखावापन। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ। उनका कोई बेटा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला पोसा है। विदेश चली गई हूँ तो क्या हुआ, हर 2-3 महीने में एक बार उनसे मिलने जरूर आ जाती हूँ। और जब आप अमेरिका में रहती हैं तब उनकी देखभाल कौन करता है जूली जी? सुना है आपके पिताजी 90 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। खाना पीना चलना फिरना सब उनके लिए मुश्किल हो गया है। आपकी माँ भी अक्सर बीमार रहती है। अरे भाई उम्र हो गई है तो तकलीफें तो होती ही है ना। यही कारण है कि मैं इस बार विशेष रूप से आई हूँ उनकी देखभाल करने के लिए, ताकि उनके लिए एक दाई और नौकर की व्यवस्था कर सकूं और निश्चिंत होकर वापस अमेरिका जा सकूं। आखिर मेरे माता पिता हैं, विदेश में रहते हुए भी मैं उनकी पीड़ा कैसे देख सकती हूँ? दूर होकर भी मैं उनके बहुत करीब हूँ प्रवीण जी। यहाँ पर मेरी लोक कथा समाप्त होती है और मैं चाहूँगा कि सभी लोक कथाओं पर संक्षिप्त में हमारी अध्यक्ष महोदय समय उनके लिए फ्री है, वो जितना समय ले ले। अब कोई और लोक कथाकार है नहीं, अब आप अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी दीजिए ताकि रचनाकारों को दिशा। और कोई आए हैं क्या?